प्रश्न 61। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। प्रेमचंद के इस कथन के आलोक में गोदान की चरित्र योजना का विश्लेषण कीजिए। क्या इसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है? उत्तर एक। मुंशी प्रेमचंद के कथन के अनुसार गोदान में चरित्र योजना अत्यंत सशक्त और केंद्रीय है, जहाँ कथा का विकास पात्रों के स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार होता है। घटनाएं पात्रों से संचालित होती हैं। 2। होरी का चरित्र इस रूप में उभरता है कि वो भारतीय किसान की सहनशीलता, धर्मभीरुता और विवशता का प्रतीक है। उसका जीवन पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 3। धनिया का चरित्र दृढ़, साहसी और यथार्थवादी दृष्टि का परिचायक है। वो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने का साहस रखती है। 4। गोबर नई पीढ़ी की विद्रोही चेतना और परिवर्तन की आकांक्षा को व्यक्त करता है। वो रूढ़ियों को चुनौती देता है। 5। झुनिया, मालती, मेहता आदि पात्रों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों और मानसिकताओं का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि विविधता और व्यापकता सामने आती है। हर पात्र समाज का एक पक्ष प्रस्तुत करता है। 6। पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई को इस रूप में देखा जा सकता है कि उनके व्यवहार और निर्णय स्वाभाविक और यथार्थपरक हैं। वे आदर्श नहीं, वास्तविक मनुष्य हैं। 7। चरित्रों की गतिशीलता ये दर्शाती है कि वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते और विकसित होते हैं। उनमें विकास और परिवर्तन दिखाई देता है। 8। इसलिए गोदान को चरित्र प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है क्योंकि इसमें चरित्रों के माध्यम से ही कथा, समाज और यथार्थ का चित्रण किया गया है। मानव चरित्र ही उपन्यास का केंद्र बन जाता है। प्रश्न 700। प्रेमचंद ने अपने चरित्र वर्णन में मनोविज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग किया है। विचार करें। उत्तर 1। मुंशी प्रेमचंद ने चरित्रों के बाह्य व्यवहार के साथ साथ उनके अंतर्मन, द्वंद्व और संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। मन की गहराइयों को स्पष्ट किया गया है। 2। गोदान में होरी के चरित्र के माध्यम से मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को इस रूप में देखा जाता है कि वो कर्तव्य, धर्म और व्यक्तिगत इच्छा के बीच लगातार उलझा रहता है। उसका अंतर्मन संघर्ष करता रहता है। 3। धनिया के भीतर का साहस और आक्रोश इस प्रकार उभरता है कि वो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, पर साथ ही परिवार के प्रति उसका स्नेह भी बना रहता है। भाव और व्यवहार का संतुलन दिखाई देता है। 4। गोबर के चरित्र में विद्रोह, असंतोष और स्वतंत्रता की आकांक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया गया। नई पीढ़ी की मानसिकता स्पष्ट होती है। 5। मालती और मेहता जैसे शहरी पात्रों के माध्यम से आधुनिक मानसिक द्वंद्व और नैतिक संघर्ष का चित्रण किया गया है। शहर का मनोविज्ञान भी सामने आता है। 6। पात्रों की प्रतिक्रियाएं और निर्णय परिस्थितियों के अनुरूप स्वाभाविक लगते हैं, जिससे उनका व्यवहार वास्तविक प्रतीत होता है। कृत्रिमता का अभाव है। 7। सूक्ष्म निरीक्षण और जीवनानुभव के कारण प्रेमचंद ने मानव स्वभाव की जटिलताओं को गहराई से पकड़ा है। मानव मन की विविधता स्पष्ट होती है। 8। इस प्रकार प्रेमचंद का चरित्र वर्णन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सशक्त है, जहां पात्र केवल घटनाओं के अंग नहीं बल्कि जीवंत और संवेदनशील मनुष्य बनकर उभरते हैं। उनका अंतर्मन ही कथा को गहराई देता है। प्रश्न 63। गोदान की भाषा शैली पर निबंध लिखिए। उत्तर 1। गोदान में मुंशी प्रेमचंद की भाषा अत्यंत सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सहज होकर भी प्रभावशाली बनती है। 2। बोलचाल की भाषा और लोक प्रयोगों का समावेश इस रूप में देखा जाता है कि पात्रों की भाषा उनके परिवेश और वर्ग के अनुसार बदलती है। गांव के पात्रों की भाषा अलग, शहर के पात्रों की अलग है। 3। ग्रामीण जीवन के चित्रण में देशज शब्दों और लोक भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि वातावरण सजीव हो उठता है। भाषा से ही गांव का पूरा परिवेश सामने आता है। 4। शहरी जीवन के वर्णन में अपेक्षाकृत परिष्कृत और मानक हिंदी का प्रयोग ये दर्शाता है कि भाषा पात्रानुकूल और स्थितिनुकूल है। हर वर्ग के अनुसार भाषा बदलती है। 5। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रभावी प्रयोग भाषा को जीवंत और अर्थपूर्ण बनाता है। कम शब्दों में गहरी बात कही जाती है। 6। संवाद प्रधान शैली को इस रूप में देखा जा सकता है कि संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त और प्रभावशाली हैं। संवाद पात्रों के स्वभाव को स्पष्ट करते हैं। 7। वर्णनात्मकता और चित्रात्मकता का संतुलन ये दर्शाता है कि दृश्य और भाव दोनों स्पष्ट रूप में उभरते हैं। पाठक के सामने चित्र साकार हो उठता है। 8। इस प्रकार गोदान की भाषा शैली सरलता, स्वाभाविकता, लोक जीवन की गंध और प्रभावशीलता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। भाषा ही उपन्यास की आत्मा बन जाती है। प्रश्न 64। कला अथवा शिल्प की दृष्टि से गोदान की समीक्षा कीजिए। उत्तर 1। गोदान में मुंशी प्रेमचंद का शिल्प व्यापक, बहुआयामी और यथार्थपरक है। कला और जीवन का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। 2। कथानक रचना को इस रूप में देखा जाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों कथाएं समानांतर चलती हैं, जिससे उपन्यास का विस्तार और व्यापकता बढ़ती है। कथानक बहुस्तरीय बन जाता है। 3।
पात्र चित्रण की सजीवता ये दर्शाती है कि सभी पात्र स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित और जीवंत हैं। चरित्र ही कथा को गति देते हैं। 4. संवाद योजना को इस प्रकार उभारा गया है कि संवाद संक्षिप्त, प्रभावशाली और पात्रानुकूल हैं। संवादों से कथा में जीवंतता आती है। 5. भाषा शैली की सरलता और स्वाभाविकता को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि भाषा सहज होते हुए भी गहन प्रभाव छोड़ती है। सरल भाषा में गहरी बात कही जाती है। 6. वर्णनात्मकता और चित्रात्मकता का संतुलन ये दर्शाता है कि दृश्य, वातावरण और परिस्थितियां सजीव रूप में उभरती हैं। कथानक दृश्यात्मक बन जाता है। 7. यथार्थवाद और सामाजिक दृष्टि का शिल्प में समावेश इस प्रकार देखा जा सकता है कि कला जीवन से जुड़ी हुई है, कृत्रिमता से मुक्त। कला यथार्थ का प्रतिबिंब बन जाती है। 8. कहीं कहीं शिल्प में ढीलापन और कथानक का फैलाव भी दिखाई देता है, पर यह उसकी व्यापकता का परिणाम है। विस्तार के कारण कुछ शिथिलता आती है। प्रश्न 65 तो उपन्यास के तत्वों के आधार पर गोदान की समीक्षा कीजिए। उत्तर 1. गोदान का कथानक व्यापक, बहुआयामी और जीवन सापेक्ष है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों धाराएं समानांतर चलती हैं। कथा समाज के विभिन्न पक्षों को समेटती है। 2. मुंशी प्रेमचंद ने पात्र चित्रण को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि होरी, धनिया, गोबर आदि पात्र जीवंत, यथार्थपरक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित हैं। हर पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 3. संवाद तत्व की दृष्टि से संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त और प्रभावशाली हैं। संवादों से पात्रों का स्वभाव और विचार स्पष्ट होते हैं। 4. देश काल और वातावरण का चित्रण इस रूप में किया गया है कि ग्रामीण जीवन की गरीबी, शोषण और सामाजिक परिस्थितियां सजीव हो उठती हैं। समय और समाज का वास्तविक चित्र मिलता है। 5. भाषा शैली सरल, प्रवाहपूर्ण और पात्रानुकूल है, जिसमें लोक भाषा और मुहावरों का प्रभावी प्रयोग हुआ है। भाषा में जीवन की गंध है। 6. उद्देश्य प्रयोजन की दृष्टि से उपन्यास सामाजिक यथार्थ, शोषण और मानवीय समस्याओं को उजागर करता है, समाज को समझने और बदलने की प्रेरणा देता है। 7. विषय वस्तु की व्यापकता को इस रूप में देखा जा सकता है कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का समावेश है। जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत होता है। 8. समग्र रूप में उपन्यास के सभी तत्व, कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा और उद्देश्य संतुलित और प्रभावशाली हैं, जिसे गोदान एक उत्कृष्ट और प्रतिनिधि उपन्यास के रूप में स्थापित होता है। यह हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। प्रश्न 67 गोदान के नामकरण पर विचार कीजिए। क्या ये नाम उपयुक्त है? यदि आप गोदान लिखते तो इसका नाम क्या रखते? उत्तर 1. गोदान का नामकरण अत्यंत सार्थक है, क्योंकि ये पूरे उपन्यास की केंद्रीय आकांक्षा और प्रतीक को व्यक्त करता है। नाम में ही कथा का मूल भाव समाहित है। 2. गोदान का धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ इस रूप में देखा जाता है कि भारतीय समाज में ये पुण्य, मोक्ष और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक विश्वास का केंद्र बिंदु है। 3. होरी की जीवन आकांक्षा के साथ नाम का संबंध इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वो जीवन भर गोदान की इच्छा को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। उसकी अधूरी कामना ही कथा का केंद्र बनती है। 4. प्रतीकात्मक अर्थ में ये नाम किसान के अधूरे सपनों और जीवन संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। गोदान एक व्यापक जीवन सत्य का प्रतीक बन जाता है। 5. सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में ये इस रूप में देखा जा सकता है कि धार्मिक परंपराएं आर्थिक शोषण और अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं। नाम के माध्यम से सामाजिक विडंबना भी प्रकट होती है। 6. आलोचनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि उपन्यास की व्यापकता केवल गोदान तक सीमित नहीं, इसलिए नाम कुछ हद तक सीमित प्रतीत हो सकता है। विषय का विस्तार नाम से अधिक बड़ा है। 7. वैकल्पिक नाम के रूप में किसान, संघर्ष, कर्ज और जीवन या ग्राम जीवन जैसे नाम उपन्यास के व्यापक पक्ष को भी व्यक्त कर सकते हैं। ये नाम विषय की व्यापकता को दर्शाते हैं। 8. फिर भी गोदान नाम अपनी प्रतीकात्मकता, संक्षिप्तता और गहन अर्थ के कारण अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि ये पूरी कथा के सार को एक शब्द में समेट लेता है। नाम ही उपन्यास की आत्मा बन जाता है। प्रश्न 77. यदि आप गोदान लिखते तो उसमें क्या क्या परिवर्तन करते? उत्तर 1. गोदान में मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत व्यापक यथार्थ को बनाए रखते हुए कथानक की कसावट को इस प्रकार बढ़ाने का प्रयास किया जाता कि ग्रामीण और शहरी कथा अधिक स्पष्ट रूप से आपस में जुड़ें। दोनों धाराओं का संबंध और सघन किया जाता। 2. शहरी कथा को अधिक गहराई और आत्मीयता के साथ विकसित किया जाता ताकि वो ग्रामीण कथा के समान प्रभावशाली बन सके। शहर के पात्रों को और अधिक सशक्त बनाया जाता। 3. कुछ प्रसंगों में अनावश्यक विस्तार को कम करके कथा को अधिक संगठित और सघन बनाने का प्रयास किया जाता। कथानक में कसाव लाया जाता। 4.
समाधान पक्ष को थोड़ा अधिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता ताकि पाठक को परिवर्तन की दिशा अधिक स्पष्ट दिखाई दे। समस्या के साथ संभावित समाधान भी उभरते। 5. नारी पात्रों की भूमिका को और अधिक विस्तृत और सशक्त बनाया जाता, जिससे उनकी चेतना और संघर्ष और अधिक उभरकर सामने आए। नारी चेतना को और व्यापक रूप दिया जाता। 6. वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप में उभारा जाता, ताकि युगीन परिवर्तन और भी तीव्रता से सामने आए। परिवर्तन की दिशा और स्पष्ट होती। 7. अंत को थोड़ा अधिक संतुलित या संकेतात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था, जिससे पाठक को आशा और परिवर्तन की संभावना भी दिखाई दे। पूर्ण निराशा के स्थान पर संकेतात्मक आशा दी जाती। 8. फिर भी मूल संरचना, यथार्थवाद और मानवीय संवेदना को यथावत रखा जाता, क्योंकि यही उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति है। परिवर्तन सीमित होते, मूल भाव सुरक्षित रहता। प्रश्न 60. गोदान जितना प्रासंगिक 1936 में था, उतना ही आज भी है। सिद्ध कीजिए। उत्तर 1. गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने जिस किसान जीवन की समस्याओं, कर्ज, गरीबी और शोषण का चित्रण किया, वे समस्याएं आज भी विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। किसान आज भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2. आर्थिक असमानता और वर्ग विभाजन को इस रूप में देखा जाता है कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी आज भी बनी हुई है। असमानता आज भी समाज की बड़ी समस्या है। 3. सामाजिक कुरीतियां और जातिगत भेदभाव आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। समाज में भेदभाव के स्वरूप बदल गए हैं, पर समस्या बनी हुई है। 4. नारी समस्या और लैंगिक असमानता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि स्त्री आज भी अनेक स्तरों पर संघर्ष कर रही है। नारी की स्थिति में सुधार हुआ है, पर चुनौतियां अभी भी हैं। 5. ग्रामीण और शहरी जीवन के अंतर को इस रूप में देखा जा सकता है कि विकास के बावजूद दोनों के बीच असंतुलन बना हुआ है। गांव और शहर का अंतर आज भी स्पष्ट है। 6. भ्रष्टाचार, शोषण और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याएं आज भी समाज में विद्यमान हैं। समस्याएं रूप बदलकर कायम हैं। 7. मानवीय मूल्यों, संघर्ष और जीवन की जिजीविषा का चित्रण ये दर्शाता है कि उपन्यास केवल अपने समय का नहीं, बल्कि हर युग का सत्य प्रस्तुत करता है। मानव जीवन की मूल समस्याएं समान रहती हैं। 8. इस प्रकार गोदान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें चित्रित समस्याएं और मानवीय स्थितियां आज के समाज में भी विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। ये कृति समय से परे सार्वकालिक बन जाती है। प्रश्न 67. मालती और मेहता के संघर्ष दर्शन की व्याख्या कीजिए। क्या ये पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। उत्तर 1. गोदान में मुंशी प्रेमचंद अरिक्सद शक्ति के मालती और मेहता के संवादों के माध्यम से आधुनिक, बौद्धिक और मानवीय जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। संवाद विचारों की गहराई को उजागर करते हैं। 2. मेहता का जीवन दर्शन इस रूप में सामने आता है कि वो आदर्श, नैतिकता और मानवता को महत्व देता है। जीवन को नैतिक मूल्यों के आधार पर देखता है। 3. मालती का दृष्टिकोण प्रारंभ में भोगवादी और स्वच्छंद है, जहां वो जीवन को आनंद और स्वतंत्रता के रूप में देखती है। वो बंधनों से मुक्त जीवन चाहती है। 4. संवादों के विकास के साथ मालती के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है और वो अधिक संवेदनशील और मानवीय बनती है। उसमें परिपक्वता और समझ विकसित होती है। 5. दोनों के संवादों में आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व इस प्रकार उभरता है कि जीवन के नैतिक और व्यावहारिक पक्षों पर विचार होता है। विचारों का संतुलन सामने आता है। 6. समाज और व्यक्ति के संबंध पर विचार को इस रूप में देखा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन की आवश्यकता बताई गई है। व्यक्ति और समाज दोनों महत्वपूर्ण हैं। 7. इन संवादों के माध्यम से जीवन के प्रति एक मानवीय, संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण उभरता है। जीवन को समझने की नई दृष्टि मिलती है। 8. इस जीवन दर्शन पर प्रतिक्रिया के रूप में ये कहा जा सकता है कि ये दृष्टि आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी और नैतिकता का महत्व भी सिखाती है। यह संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। प्रश्न 70. गोदान पर छायावादी युगीन नारी तत्व परिकल्पना, प्रेम दर्शन और रोमांटिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव है। इसकी समीक्षा कीजिए। उत्तर 1. गोदान में मुंशी प्रेमचंद का मूल स्वर यथार्थवादी है, इसलिए छायावादी रोमांटिकता का प्रभाव सीमित और आंशिक रूप में ही दिखाई देता है। यथार्थ प्रमुख है, रोमांटिकता गौण। 2. नारी तत्व की दृष्टि से मालती जैसे पात्र में कुछ हद तक छायावादी प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि वो स्वतंत्र, आत्मचेतस और भावनात्मक व्यक्तित्व की प्रतिनिधि है। नारी की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व पर बल है। 3. प्रेम दर्शन के संदर्भ में कुछ प्रसंगों में आदर्शवादी और भावनात्मक दृष्टि दिखाई देती है, विशेषकर मालती और मेहता के संबंधों में। प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बौद्धिक और नैतिक भी है। 4. रोमांटिक दृष्टिकोण का हल्का प्रभाव इस रूप में मिलता है कि कुछ पात्रों के विचारों में आदर्श और संवेदनशीलता का तत्व दिखाई देता है, भावनात्मकता के संकेत मिलते हैं। 5.
इसके विपरीत होरी धनिया और ग्रामीण जीवन के चित्रण में पूर्णतः कठोर यथार्थवाद दिखाई देता है। यहाँ रोमांटिकता का अभाव है। 6. उपन्यास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक नतरिक और समस्याओं को उजागर करना है, न कि आदर्शवादी या रोमांटिक चित्र प्रस्तुत करना। यथार्थ ही कथा का आधार है। 7. छायावादी प्रभाव को इस रूप में सीमित माना जा सकता है कि वो केवल कुछ शहरी पात्रों और उनके विचारों तक ही सीमित है। ये व्यापक नहीं, आंशिक है। 8. इसलिए ये कहना पूरी तरह उचित नहीं कि गोदान पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से है। ये प्रभाव आंशिक और सीमित है, जबकि उपन्यास का मूल स्वर यथार्थवादी और सामाजिक है। यथार्थ ही इसकी प्रमुख पहचान है। प्रश्न 70 पत्र आंचलिक उपन्यास का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि किन विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। उत्तर 1. आंचलिक उपन्यास का आशय इस प्रकार समझा जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र अंचल के जीवन, भाषा, संस्कृति और समस्याओं का समग्र और यथार्थ चित्रण किया जाए। किसी क्षेत्र विशेष का सजीव चित्र प्रस्तुत किया जाता है। 2. मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु ने मिथिला क्षेत्र के ग्रामीण जीवन का अत्यंत सजीव और प्रामाणिक चित्रण किया है। अंचल विशेष की पूरी दुनिया सामने आ जाती है। 3. स्थानीय जीवन और लोक संस्कृति की प्रस्तुति को इस रूप में देखा जाता है कि रीति रिवाज, पर्व त्योहार, लोकगीत और परंपराएं विस्तार से चित्रित हैं। लोक जीवन की गंध स्पष्ट मिलती है। 4. आंचलिक भाषा और बोली का प्रयोग इस प्रकार उभारा गया है कि उपन्यास में स्थानीय शब्दावली, मुहावरे और बोलचाल की भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ है। भाषा क्षेत्र की पहचान बन जाती है। 5. ग्रामीण जीवन की समस्याओं, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियां का यथार्थ चित्रण यह दर्शाता है कि अंचल की वास्तविक स्थिति सामने आती है, जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। 6. पात्रों की स्थानीयता और विविधता को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वे उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं। हर पात्र अंचल की पहचान बन जाता है। 7. प्रकृति और परिवेश का सजीव चित्रण यह दर्शाता है कि खेत खलिहान, नदी, मौसम आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। पर्यावरण कथा का अभिन्न अंग बन जाता है। 8. इन सभी विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल को एक उत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी विशेष क्षेत्र के जीवन का समग्र, प्रामाणिक और जीवंत चित्रण किया गया है। ये अंचल की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। प्रश्न 52. आंचलिक उपन्यास में आंचल के नायक बन जाने का क्या तात्पर्य है? किन अर्थों में ये कहा जा सकता है कि मैला आंचल का नायक न तो बावनदास है, न प्रशांत और न ही कालीचरण, बल्कि मेरीगंज है? उत्तर 1. आंचलिक उपन्यास में आंचल के नायक का तात्पर्य इस रूप में समझा जाता है कि किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरा क्षेत्र, उसका जीवन, संस्कृति और समस्याएं ही केंद्र बन जाते हैं। नायक व्यक्ति नहीं, पूरा अंचल होता है। 2. मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु ने कथा का केंद्र किसी एक पात्र को नहीं, बल्कि मेरीगंज गांव को बनाया है। पूरा गांव ही कथा का मुख्य पात्र बन जाता है। 3. बावनदास, प्रशांत और कालीचरण जैसे पात्र महत्वपूर्ण होते हुए भी पूरे अंचल का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर पाते। वे अंश हैं, संपूर्ण नहीं। 4. मेरीगंज के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का समग्र चित्रण इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि गांव का हर पहलू सामने आता है। अंचल का पूरा जीवन सजीव हो उठता है। 5. लोक जीवन, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा और समस्याएं इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि वे किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। संपूर्ण जीवन धारा केंद्र में आ जाती है। 6. पात्रों की बहुलता और विविधता ये दर्शाती है कि प्रत्येक पात्र मिलकर अंचल की सामूहिक चेतना को व्यक्त करता है। सभी मिलकर मेरीगंज का निर्माण करते हैं। 7. कथा का विकास भी इस रूप में होता है कि घटनाएं किसी एक पात्र के इर्द गिर्द न घूमकर पूरे गांव की परिस्थितियों से जुड़ी रहती हैं। अंचल ही कथा का आधार बनता है। 7. इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैला आंचल का वास्तविक नायक मैरीगंज है, क्योंकि वही उपन्यास के समस्त जीवन, संघर्ष और संवेदनाओं का केंद्र बनकर उभरता है। अंचल ही नायक के रूप में प्रतिष्ठित होता है। प्रश्न 73 इसलिए कि आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का असंक्षिप्त परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि मैला आंचल इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उत्तर 1. हिंदी के आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में क्षेत्र विशेष के जीवन, संस्कृति, भाषा और समस्याओं का यथार्थ चित्रण प्रमुख रहा है। अंचल विशेष की पहचान को केंद्र में रखा गया है। 2. प्रारंभिक रूप में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है, जो आंचलिकता की भूमिका तैयार करता है। गांव का यथार्थ साहित्य में स्थापित होता है। 3. इस परंपरा को पूर्ण विकसित रूप फणीश्वर नाथ रेणु ने दिया,
जहाँ किसी विशेष अंचल का समग्र जीवन चित्रित होता है। आंचलिकता अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। 4. मैला आंचल में मिथिला क्षेत्र के ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, भाषा और समस्याओं का अत्यंत सजीव और प्रामाणिक चित्रण इस रूप में मिलता है कि पूरा अंचल जीवंत हो उठता है। अंचल की आत्मा साकार हो जाती है। 5. स्थानीय भाषा और बोली के प्रयोग को इस रूप में देखा जाता है कि उपन्यास में लोक भाषा, मुहावरे और बोलचाल की शैली का व्यापक उपयोग हुआ है। भाषा अंचल की पहचान बन जाती है। 6. पात्रों की बहुलता और विविधता ये दर्शाती है कि वे केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे अंचल के प्रतिनिधि हैं। हर पात्र अंचल की संवेदना को व्यक्त करता है। 7. सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समग्र चित्रण इस प्रकार उभरता है कि अंचल का वास्तविक जीवन बिना किसी आडंबर के सामने आता है, यथार्थ की गहराई स्पष्ट होती है। 1. इन सभी विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अंचल का जीवन सबसे अधिक व्यापक, प्रामाणिक और जीवंत रूप में प्रस्तुत हुआ है। ये आंचलिकता की पराकाष्ठा है। प्रश्न 74. मैला आंचल केवल आंचलिक उपन्यास नहीं बल्कि अदान की तरह राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास भी है। विचार करें। उत्तर 1. मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु ने मिथिला क्षेत्र के जीवन का चित्रण किया है, पर यह चित्रण केवल एक अंचल तक सीमित न रहकर व्यापक भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अंचल से राष्ट्रीय जीवन की झलक मिलती है। 2. ग्रामीण जीवन की समस्याएं, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और सामाजिक कुरीतियां इस रूप में प्रस्तुत हैं कि वे पूरे देश की सामान्य समस्याएं बन जाती हैं। स्थानीय समस्याएं राष्ट्रीय रूप ले लेती हैं। 3. स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना का चित्रण ये दर्शाता है कि उपन्यास राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को भी समेटता है। इतिहास और समाज का संबंध स्पष्ट होता है। 4. लोक संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संबंधों का चित्रण इस रूप में देखा जा सकता है कि वे भारतीय संस्कृति की व्यापक पहचान को सामने लाते हैं। अंचल के माध्यम से राष्ट्र की संस्कृति झलकती है। 5. पात्रों की विविधता और वर्गीय प्रतिनिधित्व ये दर्शाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याएं और जीवन दृष्टि सामने आती है। समाज का व्यापक स्वरूप दिखाई देता है। 6. इसकी तुलना गोदान से इस रूप में की जा सकती है कि दोनों ही उपन्यास अपने अपने स्तर पर भारतीय जीवन की मूल समस्याओं और यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। दोनों कृतियां युग प्रतिनिधि हैं। 7. आलोचनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि मैला आंचल का केंद्र एक विशेष क्षेत्र है, इसलिए उसका विस्तार गोदान जितना व्यापक नहीं। अंचल की सीमा स्पष्ट है। 8. फिर भी ये कहा जा सकता है कि अंचल के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन का सशक्त चित्र प्रस्तुत करने के कारण मैला आंचल को केवल आंचलिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास भी माना जा सकता है। अंचल से राष्ट्र तक की यात्रा पूरी होती है। प्रश्न 77. मैला आंचल की संवेदना पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से रेणु क्या व्यक्त करना चाहते हैं, बताइए। उत्तर 1. मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु की संवेदना मूलतः ग्रामीण जीवन की पीड़ा, संघर्ष और मानवीय करुणा से जुड़ी हुई है। गांव का जीवन भावनात्मक गहराई के साथ उभरता है। 2. गरीब, वंचित और पीड़ित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति को इस रूप में देखा जाता है कि लेखक उनकी समस्याओं और दुखों को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। मानवीय करुणा प्रमुख स्वर बन जाती है। 7. वार्डरनिया ढरबना लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रति प्रेम और आत्मीयता इस प्रकार उभरती है कि अंचल का हर पक्ष जीवंत और अपनापन लिए होता है। लेखक अंचल से गहराई से जुड़ा है। 4. सामाजिक कुरीतियों और पिछड़ेपन के प्रति चिंता को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि लेखक सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करता है। समाज की समस्याओं के प्रति सजग दृष्टि है। 5. राष्ट्रीय जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव को इस प्रकार देखा जा सकता है कि अंचल के माध्यम से देश की व्यापक स्थिति का संकेत मिलता है। अंचल और राष्ट्र का संबंध स्पष्ट होता है। 6. नारी, दलित और वंचित वर्गों की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता ये दर्शाती है कि लेखक समाज के हर कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझता है, समाज के उपेक्षित वर्गों की आवाज बनता है। 7. यथार्थवाद और भावुकता का संतुलन इस रूप में दिखाई देता है कि लेखक न तो केवल करुणा में डूबता है और न ही कठोर यथार्थ तक सीमित रहता है, दोनों का संतुलित समन्वय है। 8. इस प्रकार मैला आंचल की संवेदना के माध्यम से रेणु मानवता, सामाजिक परिवर्तन, लोक जीवन के प्रेम और ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करना चाहते हैं। ये कृति संवेदना और यथार्थ का सुंदर संगम है। प्रश्न 27. मैला आंचल के नामकरण पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझा सकते हैं? उत्तर 1.
महिला आंचल का नामकरण अत्यंत प्रतीकात्मक और अर्थपूर्ण है क्योंकि ये पूरे उपन्यास की संवेदना और यथार्थ को एक साथ व्यक्त करता है। नाम में ही कृति का सार निहित है। 2। आंचल शब्द का अर्थ इस रूप में समझा जाता है कि ये किसी क्षेत्र, मातृत्व, संरक्षण और संस्कृति का प्रतीक है। ये अंचल और अनजीवन की आत्मीयता को दर्शाता है। 3। महिला विशेषण ये संकेत करता है कि ये आंचल शुद्ध और आदर्श नहीं बल्कि गरीबी, पिछड़ेपन और समस्याओं से ग्रस्त है। यथार्थ की कठोरता इसमें समाहित है। 4। इस प्रकार नाम का प्रतीकात्मक अर्थ ये बनता है कि भारतीय ग्रामीण जीवन अंचल अपनी समस्याओं और विषमताओं के कारण मैला हो गया है। नाम सामाजिक यथार्थ को उजागर करता है। 5। उपन्यास की विषय वस्तु गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियां स्खलिताओं के साथ पूर्णतः संगत है। नाम और कथ्य में पूर्ण सामंजस्य है। 6। आलोचनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि नाम में निराशा और नकारात्मकता का भाव अधिक है, आशा का पक्ष कम दिखाई देता है। 7। वैकल्पिक नाम के रूप में अंचल की कहानी, ग्राम जीवन, संघर्ष और जीवन या धरती का आंचल जैसे नाम सुझाए जा सकते हैं। ये नाम व्यापकता को भी व्यक्त करते हैं। 8। फिर भी मैला आंचल नाम अपनी प्रतीकात्मकता, गहराई और प्रभाव के कारण अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि ये एक ही शब्द युग्म में पूरे अंचल के यथार्थ को व्यक्त कर देता है। नाम ही कृति की आत्मा बन जाता है। प्रश्न सत्यावश मैला आंचल के शिल्प पर विचार कीजिए तथा उसकी गोदान से तुलना कीजिए। उत्तर 1। मैला आंचल का शिल्प बहुआयामी, जीवंत और आंचलिक रंग से परिपूर्ण है, जहाँ कथा किसी एक रेखा में न चलकर अनेक छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से विकसित होती है। शिल्प में जीवन की स्वाभाविकता और विस्तार है। 2। फणीश्वर नाथ रेणु ने कोलाज शैली का प्रयोग किया है, जिसमें विविध घटनाएं, पात्र और प्रसंग मिलकर पूरे अंचल का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं। कथा खंड खंड होकर भी एकता बनाए रखती है। 3। भाषा शैली की दृष्टि से स्थानीय बोली, लोक भाषा और मुहावरों का व्यापक प्रयोग शिल्प को अत्यंत सजीव बनाता है। भाषा ही शिल्प का मुख्य आधार बन जाती है। 4। पात्रों की बहुलता और विविधता के कारण शिल्प में सामूहिकता का भाव अधिक है, व्यक्ति से अधिक अंचल केंद्र में है। 5। इसके विपरीत गोदान का शिल्प अपेक्षाकृत अधिक संगठित और क्रमबद्ध है, जहाँ कथानक का विकास स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, संरचना अधिक व्यवस्थित है। 6। मुंशी प्रेमचंद ने यथार्थवादी और संतुलित शिल्प का प्रयोग किया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी कथा समानांतर होते हुए भी एक व्यापक सामाजिक चित्र प्रस्तुत करती हैं। शिल्प में संतुलन और स्पष्टता है। 7। मैला आंचल में शिल्प अधिक स्वच्छंद, आंचलिक और जीवंत है, जबकि गोदान में शिल्प अधिक संयोजित, अनुशासित और संरचनात्मक है। दोनों के शिल्प की प्रकृति भिन्न है। 8। समग्र रूप में कहा जा सकता है कि मैला आंचल का शिल्प आंचलिक जीवन की सहजता और विविधता को उभारता है, जबकि गोदान का शिल्प सामाजिक यथार्थ की संगठित और व्यापक प्रस्तुति करता है। दोनों अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट हैं। प्रश्न 78। मैला आंचल की भाषा शैली पर नाती दीर्घे निबंध लिखिए। इसकी सफलता में भाषा की भूमिका स्पष्ट कीजिए तथा ये भी बताइए कि क्या इसकी भाषा उपन्यास को कहीं कहीं कमजोर भी करती है। उत्तर 1। मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु की भाषा शैली अत्यंत आंचलिक, सजीव और लोकगंध से परिपूर्ण है। भाषा में अंचल की आत्मा बसती है। 2। स्थानीय बोली और लोक भाषा के व्यापक प्रयोग को इस रूप में देखा जाता है कि मिथिला क्षेत्र की बोलचाल, मुहावरे और लोक शब्दावली उपन्यास में स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। भाषा अंचल की पहचान बन जाती है। 3। लोकगीत, कहावतें और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का समावेश भाषा को अत्यंत जीवंत और प्रभावी बनाता है। भाषा में जीवन का संगीत सुनाई देता है। 4। पात्रानुकूल भाषा प्रयोग ये दर्शाता है कि हर पात्र अपनी सामाजिक स्थिति और परिवेश के अनुसार बोलता है। भाषा से ही पात्रों का चरित्र स्पष्ट होता है। 5। इस भाषा के कारण उपन्यास में यथार्थ और प्रामाणिकता का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। पाठक को अंचल का वास्तविक अनुभव होता है। 6। मैला आंचल की सफलता में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही भाषा इसे अन्य उपन्यासों से अलग और विशिष्ट बनाती है। भाषा ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। 7। आलोचनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि अत्यधिक आंचलिकता और स्थानीय शब्दों की अधिकता के कारण कुछ पाठकों के लिए समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। भाषा कहीं कहीं जटिल प्रतीत हो सकती है। 8। फिर भी समग्र रूप में ये भाषा उपन्यास की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसी के माध्यम से अंचल का सजीव और प्रामाणिक चित्र सामने आता है। भाषा ही कृति की आत्मा और शक्ति है। प्रश्न सत्याओश उपन्यास के तत्वों के आधार पर मैला आंचल पर विचार कीजिए। उत्तर 1। मैला आंचल का कथानक पारंपरिक रेखीय न होकर बहुधारात्मक और कोलाज शैली में विकसित होता है, जहां अनेक छोटी छोटी घटनाएं मिलकर पूरे अंचल का जीवन प्रस्तुत करती हैं। कथा का केंद्र व्यक्ति नहीं, पूरा क्षेत्र है। 2। फणीश्वर नाथ रेणु ने पात्र चित्रण को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि पात्रों की बहुलता और विविधता के माध्यम से समाज का सामूहिक चरित्र उभरता है। हर पात्र अंचल की संवेदना का प्रतिनिधि है। 3। संवाद तत्व की दृष्टि से संवाद अत्यंत स्वाभाविक, बोलचाल के और पात्रानुकूल हैं,
संवादों से ही जीवन की सच्चाई प्रकट होती है। 4. देश काल और वातावरण का चित्रण अत्यंत सजीव है, जहां मिथिला क्षेत्र का प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पूरी जीवंतता के साथ सामने आता है। आंचल का वातावरण साकार हो उठता है। 5. भाषा शैली आंचलिक, लोकगंधयुक्त और प्रभावशाली है, जिसमें स्थानीय बोली और मुहावरों का व्यापक प्रयोग हुआ है। भाषा अंचल की पहचान बन जाती है। 6. उद्देश्य प्रयोजन की दृष्टि से उपन्यास ग्रामीण जीवन की समस्याओं, सामाजिक विषमताओं और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है। समाज के यथार्थ को सामने लाना इसका लक्ष्य है। 7. विषय वस्तु की व्यापकता को इस रूप में देखा जा सकता है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी पक्षों का समावेश है। जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत होता है। 8. समग्र रूप में मैला आंचल उपन्यास के सभी तत्वों, कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा और उद्देश्य के संतुलित और प्रभावी समन्वय के कारण एक उत्कृष्ट आंचलिक कृति के रूप में स्थापित होता है। ये अंचल और जीवन दोनों का प्रतिनिधि उपन्यास है। प्रश्न 80. भारत दुर्दशा की संवेदना पर विचार कीजिए। उत्तर 1. भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र की संवेदना मुख्यतः देश की दयनीय स्थिति, सामाजिक पतन और राष्ट्रीय पीड़ा से जुड़ी हुई है। देश की दुर्दशा पर गहरी करुणा व्यक्त की गई है। 2. देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को इस रूप में देखा जाता है कि भारत की गुलामी और पतन के प्रति तीव्र वेदना व्यक्त होती है। देश की स्थिति पर चिंता और पीड़ा स्पष्ट है। 3. सामाजिक कुरीतियों और आंतरिक दुर्बलताओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि ये दर्शाती है कि लेखक केवल बाहरी कारणों को नहीं, बल्कि समाज की कमजोरियों को भी जिम्मेदार मानता है। आत्मालोचना की भावना मौजूद है। 4. आर्थिक शोषण और दारिद्र्य की स्थिति को इस प्रकार उभारा गया है कि जनता की दयनीय दशा अत्यंत मार्मिक बन जाती है। गरीबी और कष्ट का चित्र हृदयस्पर्शी है। 5. सांस्कृतिक और औत्पतन और नैतिक गिरावट के प्रति चिंता इस रूप में सामने आती है कि परंपरागत मूल्यों के क्षरण पर लेखक दुख व्यक्त करता है। संस्कृति के पतन का भाव प्रबल है। 6. व्यंग्य और विडंबना के माध्यम से संवेदना की अभिव्यक्ति ये दर्शाती है कि लेखक तीखी आलोचना के साथ अपनी पीड़ा को प्रकट करता है। व्यंग्य के पीछे गहरी संवेदना छिपी है। 7. जागरण और सुधार की प्रेरणा को इस रूप में देखा जा सकता है कि लेखक समाज को अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित करता है। संवेदना के साथ चेतना भी जुड़ी है। 8. इस प्रकार भारत दुर्दशा की संवेदना राष्ट्रीय पीड़ा, सामाजिक आलोचना और जागरण की भावना का समन्वय है, जिसमें देश के उत्थान की तीव्र आकांक्षा व्यक्त होती है। ये करुणा और चेतना का सशक्त संगम है। प्रश्न 21. भारत दुर्दशा नवजागरण चेतना का नाटक है, व्याख्या कीजिए। उत्तर 1. भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय समाज की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। नाटक केवल चित्रण नहीं, चेतना का आह्वान है। 2. राष्ट्रीय चेतना का उद्भव इस रूप में देखा जाता है कि देश की गुलामी, पतन और दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। देशभक्ति का भाव प्रमुख है। 3. सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों की आलोचना ये दर्शाती है कि लेखक समाज की आंतरिक कमजोरियों को उजागर कर सुधार की दिशा दिखाना चाहता है। आत्मजागरण का संदेश है। 4. आर्थिक शोषण और गरीबी के चित्रण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि जनता की पीड़ा को समझने और उसके प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा मिलती है। समाज की वास्तविकता सामने आती है। 5. सांस्कृतिक और नैतिक पतन के प्रति चिंता इस रूप में उभरती है कि लेखक भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की आवश्यकता पर बल देता है। संस्कृति जागरण की भावना प्रकट होती है। 6. व्यंग्य और विडंबना का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि पाठक और दर्शक अपनी स्थिति पर विचार करने को बाध्य हो जाते हैं। चेतना जगाने का प्रभावी माध्यम है। 7. सुधार और परिवर्तन की प्रेरणा को इस रूप में देखा जा सकता है कि नाटक समाज को अपनी कमजोरियों से उबरने और नई दिशा अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नवजागरण का स्पष्ट संदेश है। 8. इस प्रकार भारत दुर्दशा को नवजागरण चेतना का नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल समस्याओं का चित्रण नहीं करता, बल्कि समाज को जागरूक कर परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करता है। ये चेतना और सुधार का सशक्त माध्यम है। प्रश्न 21. भारत दुर्दशा के आधुनिक बोध पर विचार कीजिए। उत्तर 1. भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक बोध इस रूप में प्रकट होता है कि वे समाज को परंपरागत जड़ता से निकालकर नई चेतना की ओर ले जाना चाहते हैं। पुराने और नए के बीच संघर्ष दिखाई देता है। 2. तर्कशीलता और विवेक की स्थापना को इस रूप में देखा जाता है कि अंधविश्वास और रूढ़ियों की आलोचना की गई है। समाज को सोचने और समझने की प्रेरणा दी गई है। 3. राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता की भावना ये दर्शाती है कि आधुनिक काल में राष्ट्र और उसकी स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। देश के प्रति जिम्मेदारी का बोध है। 4. सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि लेखक समाज की बुराइयों को दूर करने का आह्वान करता है। सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता पर बल है। 5.
आर्थिक शोषण और दारिद्र्य के प्रति जागरूकता ये दर्शाती है कि आधुनिक दृष्टि समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने पर आधारित है, यथार्थ के प्रति सजगता दिखाई देती है। 6. स्त्री और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को इस रूप में देखा जा सकता है कि उनके उत्थान की आवश्यकता पर संकेत मिलता है। समाज के सभी वर्गों की चिंता है। 7. व्यंग्य और आलोचना के माध्यम से आधुनिक चेतना का विकास ये दर्शाता है कि लेखक केवल वर्णन नहीं करता बल्कि प्रश्न उठाता है। आलोचनात्मक दृष्टि आधुनिकता का संकेत है। 8. इस प्रकार भारत दुर्दशा में आधुनिक बोध, तर्क, जागरूकता, सुधार और राष्ट्रीय चेतना के रूप में प्रकट होता है, जो नवजागरण काल की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। ये आधुनिक चेतना का प्रतिनिधि नाटक है। प्रश्न 81। भारत दुर्दशा के इतिहास बोध, इतिहास दृष्टि की समीक्षा कीजिए। क्या ये कहना सही होगा कि भारतेंदु राजभक्त कवि थे? उत्तर 1। भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतिहास बोध केवल अतीत का वर्णन न होकर वर्तमान की दुर्दशा को समझने का माध्यम बनता है। इतिहास वर्तमान की व्याख्या का साधन है। 2. भारत के गौरवशाली अतीत और वर्तमान पतन के अंतर को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अतीत की समृद्धि के विपरीत वर्तमान की दयनीय स्थिति दिखाई जाती है। इतिहास के माध्यम से तुलना की गई है। 3. इतिहास दृष्टि में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों पर बल इस प्रकार मिलता है कि पतन के लिए केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि आंतरिक कमजोरियां भी जिम्मेदार मानी गई हैं। आत्मालोचन की प्रवृत्ति स्पष्ट है। 4. राष्ट्रीय चेतना और जागरण की भावना को इस रूप में देखा जा सकता है कि इतिहास के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इतिहास चेतना का माध्यम बनता है। 5. आर्थिक और राजनीतिक शोषण की पहचान ये दर्शाती है कि लेखक समकालीन व्यवस्था की आलोचना करता है। इतिहास के जरिए वर्तमान व्यवस्था पर प्रहार है। 6. राजभक्त होने की प्रश्न पर यह देखा जाता है कि भारतेंदु ने कहीं कहीं ब्रिटिश शासन के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे उन्हें राजभक्त कहा गया। उनमें पूर्ण विरोध नहीं दिखाई देता। 7. परंतु व्यापक दृष्टि से उनका साहित्य राष्ट्रीय चेतना और जागरण का वाहक है, जो उन्हें केवल राजभक्त कहने से परे ले जाता है। वे राष्ट्र जागरण के समर्थक हैं। 8. इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि भारतेंदु केवल राजभक्त कवि थे। वे एक जागरूक, सुधारवादी और राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित साहित्यकार थे। उनकी दृष्टि बहुआयामी और प्रगतिशील है। प्रश्न 81। भारत दुर्दशा के नामकरण के औचित्य पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझा सकते हैं? उत्तर 1। भारत दुर्दशा का नामकरण अत्यंत सार्थक और प्रतीकात्मक है, क्योंकि ये नाटक की मूल भावना और विषय वस्तु को सीधे व्यक्त करता है। नाम में ही कृति का केंद्रीय भाव निहित है। 2. भारत शब्द देश और उसके समग्र जीवन का प्रतीक है, जबकि दुर्दशा शब्द उसकी दयनीय स्थिति और पतन को व्यक्त करता है। नाम पूरे राष्ट्र की पीड़ा को सामने लाता है। 3. नाटक में चित्रित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पतन का चित्रण इस रूप में देखा जाता है कि नाम पूरी कथा का सार प्रस्तुत करता है। जो दिखाया गया है वही नाम में व्यक्त है। 4. नाम का भावात्मक प्रभाव ये दर्शाता है कि ये पाठक और दर्शक के मन में करुणा और चिंता उत्पन्न करता है। नाम संवेदना को जगाता है। 5. राष्ट्रीय चेतना और जागरण की भावना को इस रूप में समझा जा सकता है कि नाम लोगों को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ये चेतना का आह्वान करता है। 6. आलोचनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि नाम में केवल नकारात्मकता का भाव अधिक है और आशा या समाधान का संकेत कम है। नाम में सकारात्मक पक्ष का अभाव प्रतीत होता है। 7. वैकल्पिक नाम के रूप में भारत की दशा, राष्ट्र का पतन, जागो भारत या भारत का पुनर्जागरण जैसे नाम सुझाए जा सकते हैं। ये नाम समस्या के साथ साथ चेतना को भी व्यक्त करते हैं। 8. फिर भी भारत दुर्दशा नाम अपनी संक्षिप्तता, स्पष्टता और प्रभाव के कारण अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि ये पूरे नाटक के उद्देश्य को सीधे और प्रभावी ढंग से सामने रखता है। नाम ही कृति का सार बन जाता है। प्रश्न 21। भारत दुर्दशा वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने लेखन काल में था। समीक्षा कीजिए। उत्तर 1। भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस राष्ट्रीय पीड़ा, सामाजिक पतन और आर्थिक संकट का चित्रण किया, उसके कई रूप आज भी समाज में दिखाई देते हैं। समस्याएं रूप बदलकर आज भी मौजूद हैं। 2. सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि आधुनिक रूपों में अब भी विद्यमान हैं। समाज में सुधार अधूरा है। 3. आर्थिक असमानता और गरीबी की समस्या आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विकास के बावजूद विषमता कायम है। 4. राजनीतिक और प्रशासनिक विसंगतियां इस रूप में देखी जा सकती हैं कि शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष आज भी बना रहता है। व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह आज भी उठते हैं। 5. सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के ह्रास की चिंता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मूल्यों का संकट बना हुआ है। 6. नाटक में व्यक्त आत्मालोचना की प्रवृत्ति आज भी आवश्यक है,
क्योंकि समाज की कमजोरियों को पहचान कर ही सुधार संभव है। आत्मचिंतन आज भी जरूरी है। 7 जागरण और सुधार की प्रेरणा इस रूप में आज भी उपयोगी है कि समाज को निरंतर जागरूक और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। चेतना का महत्व आज भी बना हुआ है। 8 इस प्रकार भारत दुर्दशा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें व्यक्त समस्याएं और चिंताएं समय के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए रूपों में आज भी हमारे सामने उपस्थित हैं। ये कृति कालातीत बन जाती है। प्रश्न एचा से उन भारत दुर्दशा के नाट्य रूप का निशारण कीजिए। आपकी राय में ये नाटक ललित है या रूपक है या कुछ और? उत्तर: एक भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारंपरिक नाट्य रूपों का पालन करते हुए भी एक नवीन शैली का प्रयोग किया है। ये नाटक परंपरा और नवीनता का समन्वय है। 2 ललित नाटक के गुणों को इस रूप में देखा जा सकता है कि इसमें सरलता, भावुकता और संवादों की सहजता मिलती है। नाटक में भावात्मकता और सरसता है। 3 रूपक एलेगोरी के तत्व इस प्रकार उभरते हैं कि पात्र और घटनाएं प्रतीकात्मक रूप से भारत की स्थिति और समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। नाटक का प्रत्येक पक्ष किसी व्यापक अर्थ की ओर संकेत करता है। 4 सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य का प्रभाव ये दर्शाता है कि नाटक में यथार्थ की आलोचना और चेतना का स्वर प्रमुख है। ये केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संदेश भी देता है। 5 राष्ट्रीय चेतना और जागरण की भावना को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि नाटक का उद्देश्य समाज को जागरूक करना है। ये सुधारवादी दृष्टि से प्रेरित है। 6 नाटकीय संरचना की दृष्टि से इसमें पूर्ण नाटकीयता की अपेक्षा विचार और संदेश की प्रधानता अधिक दिखाई देती है। विचार प्रधानता इसका प्रमुख गुण है। 7 इसलिए इसे केवल ललित नाटक या केवल रूपक कहना सीमित होगा, क्योंकि इसमें दोनों के गुणों का समावेश है। ये मिश्रित स्वरूप का नाटक है। 8 समग्र रूप में भारत दुर्दशा को एक विचार प्रधान, प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक नाटक कहा जा सकता है, जिसमें ललित और रूपक दोनों तत्वों का समन्वय मिलता है। ये नाट्य रूप की दृष्टि से बहुआयामी कृति है। प्रश्न 81 क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी या दुखद परंपरा का नाटक माना जा सकता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर: 1 भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दयनीय स्थिति, पतन और पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। समग्र वातावरण दुख और करुणा से भरा है। 2 त्रासदी की दृष्टि से यह देखा जा सकता है कि यहाँ किसी एक नायक का पतन नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की दुर्दशा का चित्रण है। व्यक्ति नहीं, राष्ट्र ही नायक बन जाता है। 3 करुण रस की प्रधानता इस रूप में उभरती है कि देश की गरीबी, शोषण और सामाजिक पतन का चित्र अत्यंत हृदयस्पर्शी है। दर्शक में करुणा और वेदना उत्पन्न होती है। 4 पारंपरिक त्रासदी में जहां नायक का पतन प्रमुख होता है, वहां इस नाटक में सामूहिक पीड़ा और राष्ट्रीय संकट केंद्र में है। ये सामूहिक त्रासदी है। 5 नाटक में निराशा और दुख के साथ साथ जागरण और सुधार की प्रेरणा भी निहित है। ये केवल शोक नहीं, चेतना भी देता है। 6 अंत में पूर्ण निराशा के बजाय सुधार और परिवर्तन की संभावना का संकेत मिलता है। आशा का तत्व पूरी तरह समाप्त नहीं होता। 7 इसलिए इसे शुद्ध त्रासदी कहना उचित नहीं, क्योंकि इसमें केवल दुख नहीं, बल्कि जागरण और सुधार का उद्देश्य भी जुड़ा है। ये प्रेरणात्मक नाटक भी है। 8 समग्र रूप में भारत दुर्दशा को एक करुण प्रधान, राष्ट्रीय त्रासदी का रूप लिए हुए नाटक कहा जा सकता है, जिसमें दुख के साथ साथ चेतना और परिवर्तन की प्रेरणा भी निहित है। ये दुख और जागरण का समन्वय है। प्रश्न 81 भारत दुर्दशा में भारतेंदु द्वारा विभिन्न नाट्य शैलियों, परंपराओं के समन्वय का विवेचन कीजिए। उदाहरणों सहित स्पष्ट करें। उत्तर: 1 भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाट्य परंपराओं का समन्वय प्रस्तुत किया है। नाटक में विविध शैलियों का सुंदर मेल दिखाई देता है। 2 संस्कृत नाट्य परंपरा का प्रभाव इस रूप में देखा जाता है कि नाटक में रस, भाव और प्रतीकात्मकता का प्रयोग मिलता है। नाट्यशास्त्रीय तत्वों की झलक स्पष्ट है। 3 रूपक एलिगोरी शैली का प्रयोग इस प्रकार उभरता है कि पात्र और घटनाएं प्रतीकात्मक रूप से भारत की स्थिति को व्यक्त करती हैं। भारत की दुर्दशा को पात्रों के माध्यम से रूपायित किया गया है। 4 पाश्चात्य नाट्य शैली का प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि नाटक में यथार्थवाद, सामाजिक आलोचना और व्यंग्य की प्रधानता है। समकालीन जीवन की समस्याएं सीधे सामने आती हैं। 5 लोक नाट्य परंपरा के तत्व इस प्रकार दिखाई देते हैं कि भाषा की सहजता, संवादों की सरलता और भावनात्मक प्रस्तुति दर्शकों से सीधा संबंध स्थापित करती है। नाटक जन सामान्य के निकट आता है। 6 व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग ये दर्शाता है कि लेखक ने तीखे व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार किया है। व्यंग्य के माध्यम से चेतना जगाई गई है। 7 गीत और काव्यात्मकता के तत्व इस रूप में मिलते हैं कि नाटक में काव्यात्मक अभिव्यक्ति और भावात्मकता का समावेश है। कला और संदेश का संतुलन बना रहता है। 8 इस प्रकार भारत दुर्दशा में विभिन्न नाट्य शैलियों, संस्कृत, पाश्चात्य, लोक और रूपक का सफल समन्वय हुआ है, जिससे नाटक बहुआयामी और प्रभावशाली बन गया है। ये परंपरा और नवीनता का संगम है। प्रश्न 81 की शिल्प दृष्टि पर विचार कीजिए। उत्तर: 1
भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिल्प दृष्टि विचार प्रधान, उद्देश्यपरक और समन्वयवादी है। शिल्प के माध्यम से संदेश को प्रमुखता दी गई है। 2 कथानक रचना को इस रूप में देखा जाता है कि नाटक का विकास घटनाओं की अपेक्षा विचारों और प्रतीकों के माध्यम से होता है। कथानक से अधिक विचार केंद्र में है। 3 रूपकात्मकता एलिगोरी का प्रयोग इस प्रकार उभरता है कि पात्र और स्थितियां भारत की वास्तविक दशा का प्रतीक बन जाती हैं। शिल्प में प्रतीकात्मक गहराई है। 4 संवाद योजना की दृष्टि से संवाद सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हैं, जो सीधे संदेश देते हैं। संवादों में विचार और चेतना का बल है। 5 व्यंग्य और आलोचना का शिल्पगत प्रयोग ये दर्शाता है कि लेखक सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार करता है। शिल्प में व्यंग्य का प्रभावी उपयोग है। 6 भाषा शैली की सरलता और काव्यात्मकता का संतुलन इस रूप में देखा जा सकता है कि नाटक में भावात्मकता और प्रभाव दोनों बने रहते हैं। शिल्प में सरसता और गंभीरता साथ साथ हैं। 7 विभिन्न नाट्य परंपराओं का समन्वय शिल्प को बहुआयामी बनाता है। संस्कृत, पाश्चात्य और लोक तत्वों का मेल दिखाई देता है। 8 समग्र रूप में भारत दुर्दशा की शिल्प दृष्टि ऐसी है जिसमें कला और उद्देश्य का संतुलन स्थापित करते हुए नाटक को प्रभावशाली और चेतनाप्रद बनाया गया है। शिल्प संदेश का सशक्त माध्यम बन जाता है। प्रश्न 90 भारत दुर्दशा की भाषा शैली पर विचार कीजिए। उत्तर 1 भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा शैली सरल, प्रभावशाली और जनसामान्य के अनुकूल है। भाषा सीधे मन पर प्रभाव डालती है। 2 खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग को इस रूप में देखा जाता है कि भाषा सहज और समझने योग्य बन जाती है। भाषा में स्पष्टता और सरलता अच्छा है। 3 काव्यात्मकता और भावात्मकता का समन्वय यह दर्शाता है कि भाषा में साहित्यिक सौंदर्य भी मौजूद है। भाव और सौंदर्य का संतुलन दिखाई देता है। 4 व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक शैली का प्रयोग इस प्रकार उभरता है कि सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया गया है। भाषा में तीखापन और धार है। 5 संवाद प्रधान शैली को इस रूप में देखा जा सकता है कि संवाद छोटे, सटीक और प्रभावी हैं। संवादों से ही संदेश स्पष्ट होता है। 6 संस्कृत और तत्सम शब्दों का प्रयोग भाषा को गरिमा और गंभीरता प्रदान करता है। भाषा में उच्चता का भाव आता है। 7 साथ ही लोक भाषा और बोलचाल के तत्वों का प्रयोग भाषा को जीवंत और आत्मीय बनाता है। भाषा जनसामान्य से जुड़ी रहती है। 8 समग्र रूप में भारत दुर्दशा की भाषा शैली सरलता, प्रभावशीलता, व्यंग्य और काव्यात्मकता का सुंदर समन्वय है, जो नाटक को सजीव और प्रभावशाली बनाती है। भाषा ही इसकी प्रमुख शक्ति है।